हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए कि गर्मियों में जैसे कमरा है, इसमें हम दूध रख देते हैं, ऐसे हम खुला छोड़ देते हैं, तब क्या होता है? आप देखे होंगे कि दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है। या लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। यानी कि लोहे का तसला हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ है जो लोहे की हो, उसे वायुमंडल में खुला छोड़ दो, तब क्या होता है? उसमें जंग लग जाते हैं। जैसे लोहा है, इस पर बहुत सारे जंग ऐसे लग जाते हैं, देखे होंगे आप लोग। या अंगूर का किण्वन हो जाता है। या भोजन मतलब पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी यह जो सब दिए हैं, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। आप देखे होंगे कि पहले जो था, फिर बाद में दूसरा हो जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी कि इससे पहले 9 में हम इसके परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा, उस अभिक्रिया में कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 दिया है यहाँ पे, देखिए लिखा है कि सावधानी रहे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए आप सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यानी उचित रहेगा। ठीक है, इसमें बोला है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर का रेगमाल हो, मैग्नीशियम हो, 3 से 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम हो, उसको आप रेगमाल से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लीजिए। ठीक है, फिर इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप, यही है, देखो ये चिमटा है ना, ये चिमटा पकड़ा है, ये स्पिरिट लैंप है। चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए, इसी का दहन कीजिए तथा इससे बनी राख को वॉच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए। ये है वॉच गिलास, देखिए ये है वॉच गिलास, इसके दहन जो गिर रहा है, इसी को इसमें इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखें। यानी कि जब आप इसका दहन कर रहे हैं तो आप अपनी आँखों को यहाँ इतनी दूर तक मतलब रखा कीजिए, थोड़ा दूर रहे, उससे दूर रहें। आपने क्या परीक्षण किया? इस क्रियाकलाप को देखते हुए आपने क्या परीक्षण किया? अब देखिए, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो चमकदार श्वेत लौह है, उसके साथ मैग्नीशियम जो रिबन है उसका दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि छोटे छोटे ऐसे चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वह जो चूर्ण मिला है हमें बीकर में, ये बीकर है, इसमें हमें चूर्ण मिला है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, जो हमारे वायु में यानी कि वायुमंडल में उपस्थित है। ऑक्सीजन है प्लस मैग्नीशियम है। इससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है। अब दिया है कि क्रियाकलाप 1.1, एक परख नली में लेड यानी शीशा नाइट्रोजन का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए और देखिए आपने क्या परीक्षण किया। फिर क्रियाकलाप 1.3 दिया है, एक शंक्वाकार फ्लक्स या परख नली में कुछ दानेदार जिंक ले लीजिए। यही है, इसमें कुछ दानेदार जिंक ले लिए हैं, यही है। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। ये है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिला दीजिए। सावधानी रहे, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। अम्ल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात है। क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? आप इस जस्ते के आसपास कुछ आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लक्स या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? जब आप परख नली में यानी कि जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो ये परत है इस पर कुछ ना कुछ गर्माहट होगी या कुछ ना कुछ और भी चीज़ होगा। वही कह रहा कि आप इसको छू के देखिए कि कुछ या इसका तापमान परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि यह जो तीनों क्रियाकलाप दिया गया है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ है, निकास मतलब बाहर गया है, या उत्पन्न हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि अपने हम आसपास देखें तो बहुत से रासायनिक अभिक्रिया हैं जो चलती रहती हैं, जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन है ये प्लस मैग्नीशियम, इसका जब दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, MgO। ठीक है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। यानी कि ऐसा हम बोले तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वाक्य के रूप में। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे हम और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे दिया गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। जैसे मैग्नीशियम हो गया या ऑक्सीजन हो गया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट साइड जो होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो राइट साइड होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इसे हम अभिकारक कहेंगे और जो मिला है यानी बना है यह उत्पाद हुआ है। यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के ही तो हम बनाए हैं। यानी कि जो बना है, कोई भी चीज़ जो बनी होती है वह उत्पाद ही होता है। अब देखिए अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम
तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसीलिए हम इसे अभिकारक कहते हैं। इस अभिकारक से एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे हम लिखे थे ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखो ये तीर है, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसे हम तीर से यह दिया मध्य यानी बीच, तीर से, देखो ये तीर है, तीर से दर्शाया जाता है, लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग, देखो ये अभिकारक हैं, इसके बीच में योग लगा दिए हैं। योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी LHS और ये हो गया RHS, यानी कि ये हो गया बाईं ओर और ये हो गया दाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच, इसी प्रकार इसमें भी जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे A प्लस B है, बनता है C प्लस D। ठीक है, ये उत्पाद हो गया, अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद। देखो अभिकारक के बीच में भी प्लस का निशान है और उत्पाद के बीच में भी प्लस का निशान है, और इसे हम एरो से दर्शाते हैं अलग करने के लिए। प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर, देखो ये है सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। हम कैसे कहेंगे कि कौन उत्पाद कौन अभिकारक है? तो हम जो तीर लगाते हैं, इसका जो सिरा यह दर्शाता है कि हम कोई चीज़ उत्पाद किए हैं। ठीक है, किसी चीज़ का उत्पाद किए हैं और ये अभिकारक हो गया। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखना, यानी रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? बहुत सी विधि हैं लिखने की। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि यह जो लिखा है, जैसे यहाँ पे जो शब्द में लिखा है ना, इसकी जगह हम उसका रासायनिक सूत्र लिखकर उसे और भी अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यानी कि यह जो रासायनिक समीकरण पूरा दिया है, यह किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे जो मैं ऊपर लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखें यहाँ पे तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। यानी कि जो यहाँ पे दिया है और जो यहाँ पे दिया है, उसमें जो तत्व हैं यानी एलिमेंट हैं, उनकी संख्या हम देखते हैं और तुलना करते हैं आपस में कि कितनी संख्या है। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है?
यानी कि जितने तत्व इधर हैं उतने ही इधर हैं, दोनों तरफ समान है। यदि हैं तो समीकरण संतुलित है। यानी कि दोनों तरफ एलिमेंट बराबर यानी तत्व बराबर हैं, तो हम उस रासायनिक समीकरण उसको हम कहेंगे समीकरण को संतुलित समीकरण है। यदि यदि बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का तत्व समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। जब जैसे देखो मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 32, 12 12 और 32 44, है ना। और इधर ही ये तो अभिकारक हो गया। उत्पाद में देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम 12, ऑक्सीजन एक ही है ना, तो 16, 12 16 28, दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ है, इसलिए इसका द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर नहीं है, ये इसलिए यह समीकरण असंतुलित है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण यानी ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखिए, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा यानी याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका द्रव्यमान है, न ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं और न ही उसे बना सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो उत्पाद में अगर जो 44 है तो अभिकारक में 44 है, तो उत्पाद में भी द्रव्यमान की संख्या 44 ही होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण संतुलित है। वरना अगर जो 44 है और इधर 28 है तो यह रासायनिक समीकरण असंतुलित है, इसे हम संतुलित करेंगे। देखिए दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि यह जो समीकरण है इसे हम संतुलित करेंगे। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। देखिए क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए जिंक H2SO4 Zn H2। इसमें देखते हैं जिंक कितना है, इधर एक है इधर भी एक है, H2 इधर 2 है इधर भी 2 है, सल्फर इधर एक है इधर भी एक है, ऑक्सीजन 4 है ऑक्सीजन 4 है। यानी कि यह जो समीकरण है यह संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। आइए समीकरण 1.3 में तीर का निशान दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तो हम तुलना कर लिए हैं कि यह समीकरण जो है संतुलित है। ठीक है, देखिए उसमें अभिकारक में जिंक 1 था, इसमें भी उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन भी 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है आयरन H2O Fe3O4 प्लस H2, यह दिया है। चरण फर्स्ट यानी कि चरण पहले में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए
सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, यानी कि ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, ऐसे ऐसे, जैसे इसमें बना है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि जो ये बॉक्स बनाए हैं इसके अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसके बाहर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी देखिए क्या लिखना है। यह तो चरण पहला हो गया। अब चरण दूसरे में हम देखते हैं कि जो असंतुलित समीकरण है में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। यानी कि इधर देखिए आयरन कितना है, इधर देखिए आयरन कितना है, इधर देखिए H2 कितना है, इधर देखिए H2 कितना है, इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है। तब अब देखते हैं, हम आयरन को लेते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, आयरन अभिकारक में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और उत्पाद में 3 है, 2 है, 4 है। तो अब देखते हैं हम चरण तीसरे में देखते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। जो सबसे अधिक है, जो जैसे देखो इसमें देखिए सबसे अधिक क्या है, तो आयरन है। तो आयरन को सबसे पहले हम संतुलित करेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। उस देखिए इसमें चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, चाहे जो सबसे बड़ा है पहले हम उसी को पकड़ेंगे। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, वही बोला। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। हाँ, ऑक्सीजन इसमें सबसे ज़्यादा है, आयरन से ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में और उत्पाद में। प्रारंभ में एक H2O में संतुलित करने के लिए 1 × 4 यानी कि 4 ऑक्सीजन लगाएंगे, और यहाँ पे 4 Fe3O4 में 4 है। अब देखते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। यानी कि जो उसके बॉक्स के अंदर है, जैसे आयरन है बॉक्स के अंदर, इसे हम नहीं बदल, यहाँ पे बाहर हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O2 या H2O4 नहीं लिख सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। आयरन 4 H2O, Fe3O4 और H2। अब देखते हैं चौथे चरण में। आयरन तथा H2 परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। देखिए आयरन और H2 के परमाणु अब भी संतुलित नहीं हैं। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में, उत्पाद में प्रारंभ में 8 × 4 H2O और ये उत्पाद में 2 H2O। तो संतुलित करने के लिए हम 8 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 × 4 कर देंगे। समीकरण अब इस प्रकार हो गया। आयरन 4 H2O, Fe3O4 H2O। अब इसमें H2O तो बराबर हो गया, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अभी आयरन बराबर नहीं है। तो चरण 5 में हम देखते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा यानी आयरन तत्व जो है जिसे संतुलित करना शेष है। अब देखते हैं लोहे को यानी आयरन को
अभिकारक में और उत्पाद में। प्रारंभ में एक आयरन उत्पाद में है, 3 है, एक अभिकारक में है और 3 उत्पाद में है। तो संतुलित करने के लिए हम 1 गुणे 3 करेंगे और इसमें तो 3 है ही है। देखिए, आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम आयरन के 3 परमाणु लेते हैं। 3 परमाणु ले लिए। अब देखिए इसमें सब बराबर हो गया। अब चरण 6 में अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं, यानी कि देखते हैं, जोड़ते हैं। अब देखिए इधर 3 आयरन है प्लस 4, और इधर भी देख लिए 1 प्लस 4, सब बराबर, दोनों तरफ बराबर है। 3 आयरन 4 8 H2O 8 H2O, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब देखिए समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। यानी कि यह जो समीकरण हम लिखे हैं, यह समीकरण को हम अब संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी कि यह जो विधि हम सब लिख चुके हैं, इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सब छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब चरण 7 में हम देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। रासायनिक तथा उत्पाद के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G यानी गैस, L यानी लीटर, AQ यानी एक्वस, S यानी सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वस लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, जैसे आयरन को आप ये नहीं देखेंगे जैसे ढुल रहा है, मतलब पानी की तरह बह रहा है, पर ठोस होता है ना, इसीलिए हम उसे सॉलिड कहते हैं। H2O गैस होता है। आयरन ऑक्साइड भी मतलब सॉलिड होता है। H2 गैस, H2 जो होता है गैस होता है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में हुआ है। समझे? गैस इसलिए लिखा है, वाटर तो लिक्विड में ही होता है, लेकिन गैस इसलिए लिखा है क्योंकि इस अभिक्रिया में जो वाटर है वह गैस के रूप में यूज किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। ठीक है? कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे ताप हो गया या दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, प्रेशर 340 ATM हो गया। इसमें प्रकाश, सूर्य प्रकाश का और क्लोरोफिल आदि सबका यूज किया गया। इसे हम तीर के ऊपर या नीचे दर्शा सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं? इसमें प्रश्न दिया गया, तो प्रश्न को हम कल करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा।